नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका एक और कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अनंत बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटे को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने टकलपुर फोन लगाया। सुमंत का चेहरा शाय हो गया। सक पकाकर उसने नजरें झुका ली। नंदू जी अब भी उसे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अब तक समाचार नहीं मिला? नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदा कर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोकी, उसमें अपना सामान जमाया। खैर अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा। धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई। वह रवाना हो गए। सुमंत कुछ क्षण बुद्ध बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकला। सुमंत ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख श्लेषा घबरा उठी। पानी का ग्लास थमा। चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर में इतनी जल्दी कैसे लौट आए श्लेषा? सुमंत का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब? कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? नंदू जी ने यहाँ किसी काम से आए थे। अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर श्लेषा अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा उसने अनंत भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर अनंत को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदू जी को गलत समाचार तो नहीं मिल गया? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। नंदू जी के बेटे की शादी थी, 10 दिन पूर्व ही हुई थी, इसलिए दाह संस्कार में उठावने में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें बज जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अनंत बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटे को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। टकलपुर फोन लगाया, किसको लगाता वहाँ किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? हाँ। फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछे, हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं, कुछ सोचकर अनंत ने उसे फोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और सुमंत के फोन रखने के बाद अनंत ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर मेघा ने अनंत की बहन बेला को फोन लगाया और उधर से फोन उठाने पर मेघा ने पूछा, हेलो, टकलपुर वाली बेचा है? मैं उसकी सहेली सेवंती यहाँ बैतूल आई थी, सोचा मिलूं। क्या अब? ओह अच्छा अच्छा। और फोन रख दिया। अनंत सिर पकड़ बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदारों को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठावने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थिति पाया होगा तो उफ, कितनी छिछालेदार हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर अनंत की गर्दन झुक सी गई। सुमंत को फोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद की ट्रेन थी। 12 घंटे का सफर था। रास्ते भर इसी उधेड़बुन में रहा। पर बेचैनी से पहलू बदल रही मेघा ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की, मुझे तो कुछ गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माँ जी के गहने हड़पने की? मैं समझा नहीं। अरे सीधी सीधी बात है, हम सब पहले पहुंच गए होते तो माँ जी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन अब न पहुंचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते पर से आकर जमी बैठी है। घृणा से मेघा और सुर विसेला हो गया। अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाकर विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों टकलपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठकर एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकुला बैठे थे। रिक्शे से उतर अनंत ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छुपा जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया यह सब? मुझे खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टकराए होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर मेघा रिक्शे से उतरकर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया उसने। 3-4 मिनट तक दोनों अनंत मेघा का यह करुणा विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा। अनंत ने भीगे स्वर में उलाहना दिया, आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फोन तो करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। अनंत को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए गए हों उस पर। सकपकाते हुए सिर पिटाकर कहलाने लगा, ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हराम में आते और जीते जी। बात काटते हुए पिताजी का कंठ अर्थात रूठ गया। अनंत कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रूप की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़ कर रख दिया था। वहां बैठे 5 रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन अनंत की स्थिति का आनंद लेने लगे। अनंत के लिए वहां बैठना असह्य हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ।
क्या घर छोड़कर वापस चला देता। उसी समय सुमंत श्लेषा का रिक्शा रुकवा लेता। रोती हुई अंदर चली गई। सुमंत पिता के गले से लिपटकर स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और कंठ गम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ, ओ माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उलाना दिया। खबर तो करनी थी हमें, कैसे करता। बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फ़ोन करने जाता, किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के ज़माने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटता है। सुमंत सकपका गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुख देखता रह गया। वह पिताजी मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। सुमंत के लिए वहां बैठना ऐसे हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। वे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। सुमंत के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे, किसने किए थे इन सबको फ़ोन, क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता। किंतु पूछने की हिम्मत न कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। बेला दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे अनंत भी चल दिया। अंदर बेला तीनों बहूओं के संग किसी कार्य में व्यस्त थी। बेला दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बहू सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। मेघा श्लेषा एक और अपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त सुमंत ने सोचा, बेला दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती उनके गले लिपट फूट फूट कर रो पड़ेंगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेला ने एक क्षण के लिए नजर पर डाली और पूर्व अपने कार्य में व्यस्त हो गई। तीनों बहूओं ने भी बेला का अनुसरण किया। अनंत सुमंत कट कर रह गए। चुपचाप मेघा श्लेषा के पास आकर बैठ गई। चारों को एक एक पल काटना दुर्भर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में कट्टा दुख का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नान आदि करने का बहाना कर चारों वहां से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस से बेला ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही बेला व छोटी बुआ वहां पहुंची थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वह अस्फुट टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। उन्हें आभास हो गया था कि बिछुड़ने की बेला आ गई। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने न रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते उधर उनके प्राण अवश्य पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ ही इधर सांस चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपने जीवन सहचरी को मौत के मुंह में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से कोई भी एक यहाँ होता। भावुक में उनके नेत्र छलक आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से कंठस्थ था। उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करती गीता का श्रवण करती रही। बेटी से एक बार मिल लेने की कसक उनके मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फोन किया था किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं थी। यह आस मन में संभाले लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने के पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों का स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहार अपने हाथ के मुखराविंद पर नजर स्थित की और हाथ जोड़ प्रणाम त्याग दिए। स्तब्ध पिताजी अपने जीवन संगिनी की निष्प्राण काया क्लेश चिपटाकर फुट फुट कर रो पड़े। जीवन भर उसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण संपूर्ण भाव के साथ निभाया। आज वह जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ अनंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। मैं अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, 2-2 बेटे बहू पोते पोतियां, मगर उनके सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसे की कमी है कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है मगर कुछ खटपट तो की जा सकती है। क्या फायदा 2-2 बेटे होने का, इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही द्वेलिक क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ माँ की निष्प्राण काया पर चादर उड़ाकर गमले से 2 पुष्प तोड़कर उन पर चढ़ाए और दरवाजा खोल के बाहर आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में शाएं शाएं कर रही थी। छठी टकते हुए कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहाँ एक एसटीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता था। घंटी बजा, उसने जगाया। उसके दरवाजा खोलने पर उसमें जगाने के लिए माफी मांगी और छोटी बुआ को फोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सभी रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ पो करने लगी लेकिन पिताजी ने कसम दी, मुंह बंद कर दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ आस ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गए। आते ही पिता सखी के
फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वो भी बच्चे के समान बिलखने लगे। छुटकी एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफा जी उन्हें बाहों में बीच ठाड़स बंधाते रहे। 2 घंटे बाद बेला अपने बच्चे पर बच्चों के संग आ गई। थोड़े ही देर बाद बड़ी व मुंजली बुआ जी भी फूफा जी के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा। अच्छे लगेगा 2-2 बेटों के होते हुए। अनिश्चिता को अग्नि दे। पिताजी की रुधिया आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटे से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। जीते जी क्या कम जला चुके हैं वे, इसे अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कौन फूक रहता है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उन्हें जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। 10 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पर पिताजी ने स्वयं दी। अनंत ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। अनंत एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद आसान था। मस्तिष्क में विचारों के अंदर चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके व सुमंत के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया। दोनों को रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी सब समझ गए थे कि असक्त असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यही नहीं रुके। उन रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हरेक के यहाँ पोस्ट हुए। दूर दूर के रिश्तेदारों को भी बस नहीं हुआ तो अनंत, सुमंत व उनके ससुराल में ग्लानि से अनंत की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अब एक भारी समस्या और भी। माँ का 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सब का सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बनती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा अनंत। रिश्तेदारों को पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब गोद गोद कर पूछेंगे। घबराए अनंत व सुमंत ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग घिंघियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने सुख सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है, पगड़ी की रट लगाने से पगड़ी उसे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं उल्टे जी चुराया हो तो क्या मतलब है बेफिजूल ढोंग करने से। इस साफ गोही पर अनंत सुमंत कट कर रह गए। गरुड़ पुराण के बाद अनंत धीरे से उठा और किसी काम का बहाना कर घर से निकला। फिर एक दूरस्थ कॉलोनी में जा वहां के एसटीडी बूथ से अपनी व सुमंत के ससुराल फोन लगाए। संस्कृत में पिता की नाराजगी भी बदला दी। रिरियाते हुए गुहार की कि इसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा ले। अगली ही सुबह मेघा श्लेषा के माता पिता अन्य परिजन वे टैक्सियों में भरकर आए और हाथ जोड़ माफी मांगने उन्होंने विनय भी किया। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वह आत्मीयता पूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही, हमें खबर क्यों नहीं की। ऐसा है, पिताजी के चेहरे पर कूटनीति मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। दोनों समधी कटकर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाहना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रहकर बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी यह बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझ रहा था आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभालते देख बड़े समधी ने कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बव्वे हर साल छुट्टियों में मायके पहुंचती जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं? जी, सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोती पोतियों से मिलने की। दोनों समधी और उनके परिजनों को कांटों से खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बव्वों की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटे से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश ही होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इसी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तब वे कांप उठेंगे। कुछ क्षणों की खामोशियों के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों पर थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं। और 12वें के दिन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की कि यह मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल में पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा।
उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही मेघा व श्लेषा शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के जीवन में जो अंधेरा किया था उसकी ग्लानि बनकर उनके सुंदर चेहरों पर